सारे वीरों ने सत श्री अकाल। राम राम जी सारा ने। लव यू टू। हमारे बीच में हमारे नेता, देश की किसान की आवाज, हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनकी अगुवाई में दिन प्रतिदिन पिछले एक वर्ष में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हर रोज मजबूती की तरफ बढ़ रही है। एक वर्ष के अंदर 35 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अलग अलग पार्टियों से, खासतौर पे भाजपा, इनेलो, जजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की में शामिल जिनकी अगुवाई में हुए हैं, हमारे आदरणीय चौधरी उदयभान जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आज इस जन संसद में, ये जन संसद है, मैं पत्रकारों को कहना चाहता हूं, इस जन संसद में मैं आज वो करना चाहता हूं जो मैं देश की संसद में नहीं कर पाया। देश की संसद में 750 किसान और मजदूर जो इस देश की अहंकारी सरकार के सामने अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लाखों की संख्या में किसान मजदूर गए बॉर्डरों पे, लेकिन 750 बॉर्डर से लौट के नहीं आए। उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे हम। देश की संसद में हमने बहुत लड़ाई लड़ी, मगर इस सरकार का दिल नहीं पसीजा, दया का भाव इस सरकार के दिल में नहीं आया। ये कह सकते थे इनकी मांग नहीं मानते, लेकिन कम से कम सहानुभूति हम प्रकट करते हैं। जो लौट के घर नहीं आया, जिसका घर उजड़ गया, मगर संसद में नहीं कर पाए तो क्या है, आज रोक के दिखाएं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं, दिल्ली और चंडीगढ़ की सरकार को चुनौती देता हूं। संसद में नहीं किया, लेकिन आज जन संसद में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार खड़ा होकर मौन रख के, आप सब खड़े होकर मौन रख के हम अपने 750 किसान और मजदूर भाइयों को श्रद्धांजलि देंगे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। ओम शांति। आप सब अपना स्थान लें, रोक के दिखाओ। मोदी जी, मोदी सरकार, खट्टर सरकार रोक के दिखाए, हमारे दिलों की भावना को रोक के दिखाए। मैं बधाई आपको देना चाहता हूं, देश के किसान और मजदूर को इस बात के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। इस अहंकारी सरकार को अगर झुकाने का काम किया तो आपके उस आंदोलन ने किया। वो देश की संसद है जहां मैं हरियाणा का एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में देश की संसद में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो अंदर जाके लड़ाई लड़ते थे, और पूरी भाजपा अलग अलग ताने कसती थी, मजाक उड़ाती थी। कोई कहता था देशद्रोही, कोई कहता था उपद्रवी, कोई खालिस्तानी, कोई आतंकवादी बताता था। हम न्याय की जब लड़ाई लड़ते थे तो क्या क्या नहीं सुना होगा। बहुत अकेलापन महसूस वहां पे किया मैंने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, मैं इनको बताना चाहता हूं। लेकिन मैं बधाई देता हूं वो देश की संसद जहां वो तिरस्कार हुआ किसान का। आप जीते, आंदोलन जीता, 3 कानून वापस लेने पड़े प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आकर। और उसी देश की संसद में जब आंदोलन के जीत के बाद मैं जाता था तो जो भाजपा के सांसद मजाक उड़ाते थे, वही कहते थे कि आपकी जीत हुई, आप ठीक थे और हम गलत थे, और मेरा सीना चौड़ा हो जाता था। वो आपकी संघर्ष की देन थी। ऐसा आंदोलन मैं नमन करता हूं। देश के 75 साल के इतिहास में इससे बड़ा आंदोलन किसी वर्ग को नहीं करना पड़ा। मगर एक और रिकॉर्ड स्थापित हुआ 75 साल में। आंदोलन भी सबसे बड़ा था, मगर सरकार का अहंकार भी सबसे क्रूर था, क्रूर अहंकार। ऐसा अहंकार किसी सरकार ने नहीं दिखाया होगा देशवासियों के प्रति। अपमान पे अपमान, तिरस्कार पे तिरस्कार,
इसीलिए आज हम ये संकल्प ले रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए कि उस अहंकार को तोड़ेंगे, वोट की चोट से तोड़ेंगे। इनके घमंड को हम आने वाले समय में, हरियाणा की धरती, हरियाणा से देश का फैसला होता है। महाभारत से लेकर पानीपत की युद्ध तक हरियाणा देश को दिशा देता है। हरियाणा की इस धरती पर इनका अहंकार, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम इनसे लड़ रहे हैं, खाली हाथ लड़ रहे हैं। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास धन दौलत और असीम धन बल है, इनके पास गोदी मीडिया बल भी है, इनके पास तंत्र बल भी है, सारी देश की जांच एजेंसियों का बल भी है, साजिश और षड्यंत्र बल भी है। और इनसे लड़ने के लिए हम लड़ तो खाली हाथ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने बहुत बढ़ाने का काम किया है। और इस हौसले के आधार पर हम लड़ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अहंकार तोड़ना पड़ेगा और हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करके अहंकार तोड़ना पड़ेगा, यह भी जरूरी है। सत्ता परिवर्तन हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी सरकार आ गई, 10 साल, 9.5 10 साल में इस खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 होता था, आज वो हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। हर घर में एक बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। कोई नशे की तरफ, आज नशे में हरियाणा नंबर 1 हो गया। कहीं अपराध की तरफ, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपने भविष्य को खोज रहा हरियाणा नौजवान, कहीं निराशा की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ। हरियाणा में ना तो कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र, एक भी औद्योगिक क्षेत्र पिछले 10 साल में नहीं लगा। मुख्यमंत्री जी की कुछ सोच ही नहीं रही, ना कोई थर्मल का कारखाना, ना कोई बड़ी परियोजना विकास की, ना प्राइवेट के अंदर कोई रोजगार और ना सरकारी क्षेत्र के अंदर एक के बाद एक भर्ती घोटाले। सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी, 2 लाख पद समाप्त कर दिए गए। जो बचे या तो कौशल निगम के माध्यम से कच्चे कर दिए गए, फिर भी जो बाकी बचे और या तो भर्ती घोटालों की एक के बाद एक पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गए। एक आधी लिस्ट फिर भी आई, उस लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के। 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के। अभी पीछे पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर लगे, तो उनमें भी 7 में से 5 बाहर के। हरियाणा के पंचायत अफसर हरियाणा की सब आके काम करेंगे। और यहां तक कि जो एचपीएससी के चेयरमैन, मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से कि क्या 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था जो हरियाणा में भर्ती बोर्ड का चेयरमैन लग सकता? आपने झारखंड से आके वहां चेयरमैन लगा दिया। 4 साल तक कोई भर्ती नहीं करते, आखिरी साल में ग्रुप डी निकाल देते हैं। बाकी किसी रोजगार के लिए हरियाणा के शिक्षित नौजवान जो यूपीएससी टॉप करते हैं, उनको हरियाणा में अवसर नहीं मिलता। और आखिरी साल अपने चुनाव के लिए ग्रुप डी की भर्ती निकालकर पीएचडी, एमबीए उनको, ताकि यह चुनाव के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाली ये सरकार, इसको जाना होगा। देश में सबसे ज्यादा महंगाई देने वाली सरकार, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल, अदानी का समझौता बदल दिया और अदानी ग्रुप से, समूह से देश की सबसे महंगी बिजली हरियाणा के उपभोक्ता को दिलाने का काम हो रहा है। सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हुई सरकार है। आपको पता है, ये सरकार दोबारा नहीं चाहते थे। 75 पार का नारा दिया था, इन्होंने दिया था कि नहीं दिया था, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों ने। मगर लोगों ने हवा निकाल दी। 75 पार का नारा था, 40 पे सुई रुक गई। सिरसा लोकसभा में केवल 2 सीट बीजेपी की आई, फतेहाबाद और रतिया 7 सीट आपने विपक्ष को दी। मगर आज सारे के सारे जाकर भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, 2 हमारे कांग्रेस के विधायकों को छोड़कर।
और फतेहाबाद भी और रतिया भी कितने से जीते? मात्र कुछ वोटों से दोनों सीट जीते, आपको पता है। 40 पे सुई रुक गई। मगर इस बीच में एक और आया जिसने कहा, नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार, दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार और कह दिया समझौता हो गया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे, और फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा के रिजर्वेशन पे समझौता हुआ। ना तो फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन आया, ना वो 5100 पेंशन आई। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था। समझौता भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, अपने मुकदमों को सुलटवाने का समझौता था। प्रदेश में महकमे बांट बांट कर एक के बाद एक प्रदेश को डबल इंजन से लूटने का समझौता था। महकमे बांटे गए, कहीं शराब महकमा, कहीं माइनिंग महकमा। एक एक घोटाले आपके सामने आ रहे हैं हर रोज। घोटालों का प्रदेश बन गया हरियाणा। शराब घोटाला देश में कहीं भी होता है तो हरियाणा में उसके तार जुड़ते हैं। रजिस्ट्री घोटाला कोरोना के अंदर, जब देश अंदर था, रजिस्ट्री घोटाला हो रहा हरियाणा के अंदर। माइनिंग घोटाला, मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी जमीन घोटाले आज देश में सामने आ रहे हैं। प्रदेश में सामने भर्ती घोटाला। एक के बाद एक हरियाणा को भ्रष्टाचार की विकास को भेंट चढ़ा दिया। भ्रष्टाचार में देश में हरियाणा नंबर 1 बनाने का काम किया, मगर उससे भी बुरा काम किया। विश्वासघात, बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इन्होंने जमुना पार के नाम पे वोट ली, मगर जाके समर्थन दे दिया दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी पार्टी ने। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा, और उस बात को समझना, गहराई से अपने दिल तक रखना। मैं शेर और शायरी जानता नहीं, मगर मैं एक बात अपने मन से कह रहा हूं, उसको दिल तक रखना। किसान मजदूर नहीं आ रहा दुश्मन के वारों से। किसान मजदूर कभी नहीं आ रहा दुश्मन के वारों से। किसान मजदूर तो हारा अपने गद्दारों से। इस बात को दिल में रखना, इस बात को आप दिल से समझना जो मैं कह रहा हूं। मगर मैं कहना चाहता हूं, विश्वासघात किया दुष्यंत चौटाला जेजेपी ने। एक बार नहीं, कई बार किया। पहला विश्वासघात अपने मतदाता के साथ किया जमुना पार का नारा देके, फिर बड़े बुजुर्ग के साथ किया 5100 का नारा देकर, फिर किसान के साथ किया, किसान आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया। विश्वासघात तो किया, लेकिन विश्वासघात करने में 5 घंटे लगाए। आपको याद होगा जब नतीजा आया 2019 में, तो दुष्यंत उचाना से जीते। उचाना के लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। उचाना के लोगों ने उस दिन कहा कि कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना, बीजेपी को करो जमुना ना पार के नारे पे भी ये वोट पड़ी हैं। मगर इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, जो 5100 की पेंशन देगा उसका समर्थन करेंगे। उचाना से गाड़ी चली थी, जींद तक, रोहतक तक, बहादुरगढ़ तक, टिकरी बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। मगर दिल्ली के अंदर गाड़ी जैसे घुसी, दिल्ली के टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे घूम घूम के गाड़ी बीजेपी के कार्यालय के आगे पहुंच गई, और वहां समर्थन पत्र ने बीजेपी को दे दिया। हम क्या करें। लेकिन इसने तो 5 घंटे लगाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो दूसरी पार्टी है, इनेलो पार्टी, इनने तो 5 घंटे लगाए, लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं लगाते बीजेपी को समर्थन देने। ये भी आज आपको पहचानने की जरूरत है। मैं ठीक कह रहा हूं तो एक बार हाथ उठा करके बताओ मैं ठीक कह रहा हूं। 5 मिनट भी, 5 मिनट नहीं लगाते। ये वही पार्टी है। आज सोचना चाहिए अभय सिंह को, क्या कारण है 2014 में इनकी 20 सीट आई थी, कांग्रेस की 17 सीट थी। ये नेता प्रतिपक्ष थे, वहां से घटकर 1 पे क्यों आ गए? मैं बताता हूं 1 पे क्यों आ गए। 20 से घटकर 1 पे क्यों आ गए और आगे 0 पे क्यों पहुंचेंगे? मैं बताता हूं। क्योंकि 2014 से 19 तक लोगों ने तो विपक्ष के नेता का इनको जिम्मेदारी दी थी, मगर ये विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भूल गए और सत्ता पक्ष के साथ मिलकर, दोनों नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों 5 साल मिलकर, दोनों ने हुड्डा साहब को और मेरे को, हमको निशाने पे रखा। हर बयान हुड्डा साहब के खिलाफ आए, मेरे खिलाफ आए। हम तो विपक्ष में थे, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे,
आप खट्टर सरकार के खिलाफ नेता विपक्ष थे, उनसे लड़ाई लड़ते, बयान हमारे खिलाफ, निशाने पे हमको रखा, कहीं भी मौका हुआ तो बीजेपी को वोट दी, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट दी, 2014 में बिना मांगे बीजेपी को समर्थन दिया, 19 के चुनाव के बाद कोई समर्थन नहीं मांग रहा था, लेकिन कह दिया कि कांग्रेस को नहीं देंगे। अभय सिंह का बयान आया, वो तो दुष्यंत की ज्यादा सीट थी, वो पहले दिल्ली पहुंच गए, रेस लगी थी कौन जींद से पहले पहुंचेगा, कौन एलनाबाद से पहले पहुंचेगा। दुष्यंत चौटाला पहले 10 से अपने एमएलए लेके पहुंच गए। रेस इस बार भी लगेगी, रेस इस बार भी लगेगी। राजस्थान के चुनाव में मैं कहना चाहता हूं, आपने राजस्थान के चुनाव में देख लिया अपनी सहूलियत से कि 750 किसानों की नहीं सोची, देश की सरकार की तानाशाही की नहीं सोच की। नौर सीट पे गए, वहां पर बीजेपी का समर्थन किया कि नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राजस्थान में जाके जहां मौका मिला वहां बीजेपी का समर्थन किया। हमारे भी कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं किसी और पार्टी में, लेकिन किसान की बात आएगी तो लड़ाई ईमानदारी से लड़नी पड़ेगी। मौका मिलता है तो ये बीजेपी का समर्थन करते हैं। मैं आपको आज ये भी एक चेतावनी देने आया हूं, इनका एक समझौता और हो गया है बीजेपी के साथ। जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। ये मेरी बात आप एक और मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, चक्रव्यूह रचा जाएगा। प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं। मैं एक और बात देख रहा हूं अंत में, मुख्यमंत्री जी पिछले 3-4 दिन से सारा काम छोड़कर मुझे निशाने पे ले रहे हैं। अरे जेजेपी वाले, इनेलो वाले तो ले ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारा काम छोड़कर मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक, उनका बयान मैं हर रोज सुनता हूं, मैं बोला मैंने कुछ नहीं, मगर मैं पूछना चाहता हूं मेरा क्या कसूर है। मैं ईमानदारी से इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूं, मेरा ये कसूर है। मैं ईमानदारी से किसान के साथ खड़ा हुआ, देश की सरकार से दिल्ली की संसद में मैंने टक्कर ली, आंख में आंख डालकर। जिस सरकार के सामने ये लोग दब जाते हैं, क्या मेरा ये कसूर है? हमारी बेटियों को जब दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, हमारी खिलाड़ी बेटियों को उनके साथ दिया, क्या मेरा ये कसूर है? अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ और उसके साथ लड़ना कसूर है तो मैं कसूरवार हूं और मैं अपनी ये लड़ाई जारी रखूंगा। मैं किसी से ना झुकूंगा, ना मैं किसी से रुकूंगा। ये मैं आज आप, और ना ही हमारी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी किसी से झुकेगी, ना कांग्रेस पार्टी किसी से रुकेगी। हरियाणा के कोने कोने में से एक ही आवाज आ रही है, जिस भी कोने में हरियाणा में हम जा रहे हैं वो एक ही बात आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और सिरसा से हम चुनौती देते हैं। सिरसा में पिछली बार 9 में से केवल 2 सीट आई थी बीजेपी की, 7 सीट आपने 75 पार को यहां से शिकस्त दे दी थी। इस बार वो 2 सीट भी फतेहाबाद और रतिया की 2 सीट इसलिए आई थी, दोनों जगह विपक्ष का जो वोट था वो बटा हुआ था। आज प्रहलाद सिंह गीला खेड़ा जी भी यहीं बैठे हैं, वीरेंद्र सिवाज जी यहीं बैठे हैं और रतिया से भी सारे बैठे हैं। अब मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं, 9 में से आपकी 2 आई थी, आप जोर लगा लेना 9 में से 1 भी सीट सिरसा लोकसभा में। धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष